सो डियर स्टूडेंट, इन द प्रीवियस क्लास बेटा व्हाट वी डिस्कस्ड, हमने भाई प्रीवियस क्लास में बेसिक डेफिनेशंस को पढ़ा था, इस चैप्टर की इसकी इंपॉर्टेंस को समझा था। फिर हमने सारे रिलेटेड जो मैप्स है इस चैप्टर से, वी स्टडीड ऑल दोज मैप्स बेटा, ठीक है, जिसमें पॉलिटिकल मैप्स, लैंडफॉर्म मैप्स, माउंटेनियस रीजन्स, रेंजेस, डेजर्ट्स, और फिर हमारा लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। और फिर हमने एक चीज देखी थी कि बेटा, मैं इसको शॉर्ट रिमाइंड करवा दूं आप लोगों को, कि in the detailed question, whenever the question comes related to describe the features of any mountain range, तो फिर हमने एक तरीका याद किया था, LAHGVP। हमने ये तरीका क्यों डिसाइड किया था बेटा? ताकि हम एक सारी की सारी चीजें आंसर में लिख सकें। L for location, A for average altitude, H for highest peak, G for glacier, V for valley, and P for passes. ठीक है। Whenever examiner asks us about the features of any mountain range, either कराकरम, हिंदू कश, हिमालयन रेंज, तो बेटा हम इन्हीं चीजों को माइंड में रखते हुए आंसर करते हैं, ठीक है। और जिसकी एग्जाम्पल हमने क्या देखी थी बेटा, ये देखो, कि जब हमने कराकरम रेंज को डिस्कस किया था तो वी डिस्कस्ड कराकरम रेंज अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न, LAHGVP, location northeast, average altitude 6000 meter, H for highest peak that was K2, ठीक है। और ग्लेशियर कौन सा था बेटा उस माउंटेन रेंज में? सियाचिन, ब्याफो एंड बटूरा। वैली कौन सी थी? गिलगित एंड हुंजा। एंड पासेस कौन से थे? खुंजराब पास, ठीक है। तो ये तो हमने कर लिया था डन अपनी प्रीवियस क्लास में बेटा। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हिंदू कश माउंटेन रेंज। अगेन बेटा वी आर फॉलोइंग दैट पैटर्न, LAHGVP, ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हो ऑन द मैप, यू कैन क्लियरली सी द लोकेशन ऑफ हिंदू कश माउंटेन इज ऑन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो हमने लोकेशन की जगह लिख लिया नॉर्थ वेस्ट। एवरेज एल्टीट्यूड क्या था बेटा? इन द प्रीवियस क्लास आई हैव टोल्ड यू द डिफरेंस बिटवीन माउंटेन रेंज एंड अ माउंटेन, ठीक है। माउंटेन रेंज का मतलब होता है बेटा कि जब माउंटेन्स आपके पास होते हैं तो वो एक सीरीज के अंदर होते हैं, लाइक दिस, ठीक है। अब उनमें एक माउंटेन की हाइट होती है बड़ी, लाइक दिस, ठीक है भाई, और बाकी की हाइट होती है नॉर्मल, ठीक है। तो अब जो एवरेज हाइट है बेटा, ये एवरेज हाइट का मतलब क्या होता है कि जो मैक्सिमम माउंटेन्स हैं उस रेंज के अंदर, उनकी क्या हाइट है, एंड दैट इज 5000 मीटर, जो कि एक एवरेज हाइट है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द हाईएस्ट पीक, वो वाला माउंटेन जो सबसे ज्यादा हाइट वाला है, हाईएस्ट पीक, दैट इज त्रिचमीर। किसमें बेटा? हिंदू कश माउंटेन रेंज में। हाइट इज 7708 मीटर, ठीक है। ग्लेशियर इटसेल्फ त्रिचमीर है बेटा। व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ग्लेशियर इन द फर्स्ट क्लास, जब हम बेसिक डेफिनेशंस लिख रहे थे, क्या पढ़ा था बेटा? स्टोर्ड अमाउंट ऑफ वाटर या फिर एक्यूमुलेशन ऑफ स्नो ऑन द पीक ऑफ माउंटेन। वैली कौन सी बेटा? दीर, सवात एंड चित्राल। व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वैलीज इन द प्रीवियस क्लास, हमने देखा था भाई वैली होता है दो माउंटेन्स के बीच का एक एरिया, ये वाले एरियाज बेटा, ठीक है, दीज आर द वैलीज। इसके बाद पासिस क्या है बेटा? बरोगिल पास कनेक्ट पाकिस्तान विद अफगानिस्तान। एंड पासिस के बारे में हमने क्या पढ़ा था बेटा? इफ दैट एरिया ए इज बिहाइंड द माउंटेन और एरिया बी यहाँ पर हमारे पास है, अगर मुझे ए से बी या बी से ए पे जाना होगा तो भाई माउंटेन रेंज तो बीच में है, एक्टिंग लाइक अ हर्डल, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल मेक अ पास हियर, यहाँ पर हम एक पास बनाएंगे जिससे हम बी से ए तक जा सकते हैं बिटवीन द माउंटेन, उसको क्रॉस करके बेटा, that is called pass. So western side पे बेटा definitely we have the अफगानिस्तान on the western side। हमने ऊपर मैप के अंदर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था बेटा? पॉलिटिकल मैप में अफगानिस्तान लाइज ऑन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। सो अफगानिस्तान हमारे वेस्ट पे है, सो इट कनेक्ट पाकिस्तान विद अफगानिस्तान। डन। अच्छा, हमने प्रीवियस क्लास में एक और चीज पढ़ी थी कि डू वी हैव टू राइट आवर आंसर इन बुलेट पॉइंट्स, तो उसका क्या आंसर था? नो, यू हैव टू राइट एवरीथिंग इन द पैराग्राफ, ठीक है। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। हिमालयन रेंज के बारे में जल्दी से देखते हैं भाई। हिमालयन रेंज की लोकेशन है ये, हम इसको नॉर्थ ईस्ट ऑफ पाकिस्तान भी कह सकते हैं या फिर कराकरम का साउथ भी कह सकते हैं, ठीक है। इट लाइज इन द साउथ ऑफ कराकरम या फिर नॉर्थ ईस्ट ऑफ पाकिस्तान। एवरेज एल्टीट्यूड इज 5000 मीटर्स। हाईएस्ट पीक नागा पर्वत 8126 मीटर। ग्लेशियर है आपका रूपल नॉर्थ एंड साउथ।
वैली है आपका नारायण एंड कागन, पासेस को हमने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। ठीक है जी। तो अब आपने क्या करना होता है बेटा कि हमने इसको एक पैराग्राफ के अंदर लिखना होता है, और मैंने प्रीवियस क्लास में भी ये बताया था कि बेटा यू कैन मेक अ प्रॉपर पैराग्राफ बाय यूजिंग योर लिटिल बिट इंग्लिश। ठीक है। अब जैसे मैंने सिंपल ये लिखा है कि साउथ ऑफ कराकरम, तो इसके आगे आपने थोड़ी सी एडिशन करनी है, क्या आप बोलोगे इट लाइज इन द साउथ ऑफ कराकरम। ठीक है। अब 5000 मीटर लिखा हुआ है, इसके आगे थोड़ी सी एडिशन कर दो, द एवरेज एल्टीट्यूड ऑफ द माउंटेन्स प्रेजेंट इन दिस रेंज इज 5000 मीटर। ठीक है। फिर आप बोलोगे वेयर एज नांगा पर्वत इज द हाइएस्ट पीक इन द रेंज विद 8126 meters, full stop. Moreover, the glacier found in this mountain ranges, yeah, in this mountain range are Rupal North and South, whereas the valleys are Naran and Kagan. ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी इंग्लिश को यूज करते हुए अपने आंसर को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हो बेटा। इज इट क्लियर बेटा? ये ग्लेशियर का नेम है बेटा। डन। चलो, अब ये तो हो गई हमारी चीजें बेटा जो 4 4 मार्क्स के लिए आ सकती हैं। किस किस तरीके से आती है मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि व्हेनेवर एग्जामिनर वांट टू आस्क द फीचर, वो किस तरीके से पूछता है बेटा? वो पूछता है भाई कि डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ कराकरम, कराकरम रेंज। ठीक है। और सेम लाइक वो आपसे पूछ लेगा बेटा डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ हिंदू कश रेंज। ठीक है। और सेम लाइक फीचर ऑफ हिमालयन रेंज। राइट। तो हमने 4 4 4 12 मार्क के क्वेश्चन कर लिए। डन। अब हम एक और डिटेल क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, और वो है भाई एक्सप्लेन द चैलेंजेस फेस्ड बाय द पीपल, फेस्ड बाय द पीपल लिविंग इन द नॉर्दर्न हाईलैंड्स। ठीक है। ये भी हमारे पास 4 मार्क का क्वेश्चन होगा जिसको हमें डेवलप करना होगा कि भाई चैलेंजेस बताइए जो नॉर्दर्न एरिया में रहने वाले लोग फेस करते हैं। एक्सप्लेन द चैलेंजेस फेस्ड बाय द पीपल लिविंग इन नॉर्दर्न हाईलैंड्स। ठीक है भाई। चलो, अब चैलेंजेस को जब हम पढ़ेंगे तो इज देयर एनी स्पेसिफिक वे टू स्टडी द चैलेंजेस? बिल्कुल बेटा। अगेन बेटा वी आर गोइंग टू मेक एन एब्रीविएशन। ठीक है। अब हम चैलेंजेस के लिए भी देखो मैंने क्या लिखा, वाइल राइटिंग द चैलेंजेस फेस्ड बाय द पीपल यू मे फॉलो द गिवन एब्रीविएशन। कौन सी एब्रीविएशन है भाई? कौन सी है भाई? TCAIE। CAIE इज योर एग्जामिनेशन बोर्ड, और इसके आगे हमने टी ऐड कर दिया। अब these are 5 major challenges बेटा which the people face who are living in the northern area. T for topographical challenges. What is meant by this beta? Topographical challenges means the challenge faced by the people because of the land condition. वहाँ की जो लैंड कंडीशन है, वहाँ की जो एलिवेशन है, स्लोप्स हैं, रॉक्स हैं, ठीक है, उसकी वजह से क्या चैलेंज फेस करते हैं। देन सी फॉर क्लाइमेटिक चैलेंजेस, क्लाइमेट की वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है। ए फॉर एग्रीकल्चरल, आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड ई फॉर इकोनॉमिक चैलेंजेस। ठीक है। सो ये कंप्लीट पैकेज हो गया हमारे पास चैलेंजेस का। इससे बियॉन्ड और क्या हो सकता है बेटा? ठीक है भाई। तो अब हम अकॉर्डिंग टू इट पढ़ेंगे। चलो भाई, अब नीचे आ जाते हैं चैलेंजेस में। Challenges faced by the people in the northern highlands या northern mountains. T for topography. अब बेटा you have to focus on the vocabulary what I am using. अपने words पे focus करो। जो subject की vocabulary होती है, जो chapter की vocabulary होती है, it is very important. ठीक है। Now see that what kind of word I'm using. Rugged and bad land topography with steep slope. What is steep? ये देखो ये होता है steep. दिस इज कॉल्ड स्टीप। ठीक है। स्टीप स्लोप्स एंड डीप गॉर्जेस। ठीक है। लिमिट द ह्यूमन एक्टिविटी। अब क्या होता है बेटा कि आपने नॉर्दर्न एरिया को देखा होगा कि वहां पर बहुत अनइवन सरफेस होती है ना भाई, प्लेन एरिया तो है नहीं वो। वहां पर हमारे पास रगेडनेस है बेटा, बैड लैंड कंडीशंस हैं, स्लोप्स बने हुए हमारे पास, खाइयां हैं। गॉर्जेस किसको कहते हैं? खाई। ठीक है। जो हमने प्रीवियस क्लास में देखी थी ना, मैंने एक पिक्चर भी दिखाई थी। दीज आर द गॉर्जेस फॉर्म्ड बाय द
व्हेन रिवर कट द एरिया, जब रिवर कट करता है किसी एरिया को तो वो गॉर्जियस बनती है वहां पर. इट लिमिट द ह्यूमन एक्टिविटी. अब मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ. आपको उस पिक्चर देख के एग्जैक्टली आइडिया हो जाएगा कि व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस फेस्ड बाय द पीपल. ठीक है. नाउ बेटा यू कैन सी दैट हाउ डिफिकल्ट ट्रांसपोर्टेशन इज इन दैट एरिया बेटा. दिस इज अ केबल कार. ठीक है. जिसपे लोग ट्रैवल कर रहे हैं. आप देख सकते हो कितना रिस्की मेथड है बेटा. नीचे रिवर चल रहा है. और आपको बैकग्राउंड में वो जो अभी मैं वर्ड यूज कर रहा था, रगेड, बैडलैंड. ठीक है. आपको एग्जैक्टली आइडिया हो गया पीछे की एरिया को देख के कि हाउ द रगेड एंड बैडलैंड लुक लाइक. ठीक है. और कितना रिस्की मेथड है बेटा. सो दिस इज व्हाट वी कैन से, दिस काइंड ऑफ चैलेंज फेस्ड बाय द पीपल लिविंग इन द नॉर्दर्न हाईलैंड बेटा. ठीक है. चलो, कमिंग बैक टू द लेक्चर. इसके बाद सी फॉर क्लाइमेट. क्लाइमेटिक challenges में what we are having बेटा, extreme climatic condition with very less temperature and snow falling. अब आपको पता है कि because of this kind of extreme temperature people face different kind of problem. Frostbite, skin diseases, flu, these things are very common in the northern area. ठीक है. इसके बाद A for agriculture. You know that कि the uneven land is a big hurdle for the agriculture. अब agriculture बेटा आपका plain fertile area पे होता है. Uneven, rocky इन areas पे नहीं होता बेटा. Is it clear? I for infrastructure. Landsliding, avalanches, damage the road and houses. ये बेटा आपकी हर एक साल की प्रॉब्लम है. इट्स एवरी ईयर प्रॉब्लम. हम ये नहीं कह सकते कि कभी कभार. इट्स एवरी ईयर प्रॉब्लम. एवरी ईयर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जुलाई या एट द एंड ऑफ द जून, दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम फेस्ड बाय द नॉर्दर्न एरिया. जब वहां मॉनसून रेनफॉल होती है, बिकॉज ऑफ द हैवी मॉनसून रेनफॉल बेटा लैंडस्लाइड स्टार्टेड. है ना भाई, बड़ी बड़ी रॉक्स पत्थर नीचे आते हैं बेटा, रोड डैमेज हो जाते हैं, लोगों के हट्स, रिजॉर्ट्स, होटल्स डैमेज हो जाते हैं. सो दिस इज द थिंग बेटा. यहां तक समझ आ गया बेटा? कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है इसमें, मुझे बताओ. एवरीथिंग इज क्लियर? चलो भाई आगे बढ़ते हैं. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट थिंग. E for economic challenges. As the harsh weather restrict the human activities, so no outdoor work can be possible. ठीक है. अब बेटा देखो यहां पर मैंने क्या कहा, बिकॉज ऑफ द हार्श वेदर, एक्सट्रीम वेदर. जब वहां स्नो फील्ड्स बनी हुई होंगी, स्नो एक्यूमुलेट हुई हुई होगी, तो बेटा वो लोग बाहर निकल के क्या काम करेंगे? एग्रीकल्चर तो कर नहीं पा रहे बेचारे. हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज तो है नहीं वहां पर. है ना भाई. तो व्हाट दे डू, दे मोस्टली प्रेफर टू वर्क इन द कॉटेज इंडस्ट्री. अब आप पूछोगे सर ये कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है? बेटा कॉटेज इंडस्ट्रीज आर दोज वेरी स्मॉल इंडस्ट्रीज जो कि एक रूम साइज के बराबर, एक घर के बराबर होती हैं, जिसमें मैनुअल वर्किंग होती है. मेरा बच्चा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक्चुअली हम नहीं कह सकते कॉटेज को. कॉटेज इज समथिंग विच इज वेरी स्मॉल. अच्छा, अब आप सोचोगे कि सर ये क्या बात बोल रहे हैं, आपके कॉटेज को स्मॉल नहीं कह रहे हैं और आप स्मॉल भी कह रहे हैं एक तरह. मैं बताता हूँ. देखो बेटा हम लोग तीन तरह की इंडस्ट्रीज को पढ़ेंगे आगे चल के. कॉटेज, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल. ठीक है. अब आप सोचो कि कॉटेज और स्मॉल स्केल में क्या फर्क होता है. इन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वी यूज मशीनरी. ठीक है. एंड एडिशनल लेबर. बट इन कॉटेज इंडस्ट्री बेटा वी मेनली प्रेफर द मैनुअल वर्किंग, या फिर हैंड मशीन्स, ऐसी मशीनें जो हाथ से चलाई जाए. ठीक है भाई. और उसमें ज्यादातर घर के ही लेबर्स होते हैं. ठीक है जी. हाँ, हाउस इंडस्ट्री इन शॉर्ट. पिक्चर दिखा दूं? चलो पिक्चर देख लेते हैं. दिस इज द वेरी सिंपल पिक्चर हाउ द कॉटेज इंडस्ट्री वर्क. अब आप देखो कि इन्होंने मशीनरी भी रखी हुई है. तो ये हैंड मशीन है, हाथ से चला रही है वो इसको. और ड्रेसेस बन रहे हैं बेटा, स्कूल यूनिफॉर्म्स बन रहे हैं, और बहुत ही लेस लेबर है बेटा, और घर की खवातीनें लग रही हैं बेटा. और इस तरह की प्रोडक्ट्स बन रही हैं जिसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल की नीड नहीं है, या बहुत हाई टेक्नोलॉजी मशीन की नीड नहीं है. तो दिस इज हाउ द कॉटेज इंडस्ट्री लुक लाइक बेटा.
ठीक है, नॉर्दर्न एरिया के अंदर। नाउ कमिंग बैक टू द लेक्चर बेटा, अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये मेरे आंसर्स कंप्लीट हैं बेटा? ठीक है, अब जरा देखो कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ, ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना बेटा, व्हाट इफ द कैम्ब्रिज आस्क मी टू डेवलप द आंसर, डेवलप करने की बात करते हैं, ठीक है। अब जरा इधर देखो, ये चीज मैं बार बार इसलिए बताता हूँ ताकि आपको याद रहे। एक क्वेश्चन है बेटा, लिस्ट डाउन द चैलेंजेस, ठीक है, या फिर स्टेट द चैलेंजेस। अब आपको पता है कि इन दोनों क्वेश्चंस में यू डू नॉट नीड टू एलैबोरेट योर आंसर, आपको अपने आंसर को डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। आप अपने आंसर को सिंपल क्या कह सकते हो, देखो अभी मैं आपको इसका आंसर लिख के बताता हूँ। नो एग्रीकल्चर कैन बी प्रैक्टिस्ड, ठीक है, डन। ये सिंपल सा आंसर है इसका, आपको इसको एलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बेटा अगर आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ गया जिसमें वो कह दे एक्सप्लेन द चैलेंजेस faced by people in the north, और आगे वो ये कह दे बेटा कि डेवलप यू शुड डेवलप योर आंसर, ठीक है, यू शुड डेवलप योर आंसर। अगर ये बात आ गई यू शुड डेवलप योर आंसर, इसका मतलब ये है कि आप फिर इतना शॉर्ट आंसर नहीं लिख सकते। नाउ यू हैव टू डेवलप योर आंसर। हाउ यू कैन डेवलप योर आंसर? बेटा नो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इज डेफिनेटली अ चैलेंज बट इट्स नॉट अ डेवलप चैलेंज। अब मैं इस चीज को डेवलप कैसे करूंगा, देखो डेवलप पॉइंट मेरा कैसे नजर आएगा, ड्यू टू rugged and uneven land, no agriculture can be, या फिर एग्रीकल्चर ऐसे कह दो, एग्रीकल्चर कैन नॉट बी practiced, so people have to buy it from other provinces which cost them too much, ठीक है। अब देखो किस तरीके से हमने डेवलप करके लिखा इस पॉइंट को, बात तो वही हो रही है लेकिन दिस इज कॉल्ड माय अनडेवलप पॉइंट, अनडेवलप फैक्टर जिसको हम कहते हैं, एंड दिस इज हाउ योर डेवलप फैक्टर लुक लाइक। और एक्चुअली बच्चे यहीं पे मार्क्स लूज करते हैं। आंसर को सिर्फ समझ लेना क्लास में, रीड कर लेना, इट्स नॉट इनफ। इफ यू आर नॉट एबल टू राइट योर आंसर प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज रिक्वायरमेंट, तो आपको मार्क्स कभी भी नहीं मिलते हैं, चाहे आपका इंटेलेक्चुअल लेवल जितना ही ज्यादा क्यों ना हो, ठीक है। ऑल्सो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन विद वाटर, हाँ ठीक है मैं पढ़ रहा हूँ आप लोग की बातें, शॉर्टेज ऑफ लीड टू द एग्रीकल्चर, जबरदस्त बेटा। देखा ये फातिमा स्टूडेंट ने कितना अच्छा जवाब दिया कि ऑल्सो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस विथ वाटर शॉर्टेजेस लीड टू एग्रीकल्चर ब्रिंग अनप्रैक्टिसेबल। जबरदस्त बेटा जबरदस्त, देखा आहिस्ता आहिस्ता वो स्किल्स डेवलप होती जाएंगी आंसर मेकिंग की, ठीक है भाई। चलो अब आते हैं लेक्चर की तरफ। अब लेक्चर में हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस। अब यहां पर भी हम अपने आंसर को डेवलप करना सीखेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ द नॉर्दर्न एरिया, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन कम रिलेटेड टू इट, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलो भाई हम जो क्वेश्चंस बनाते हैं उसको लिखते जाएंगे। अब बेटा इसके बाद क्वेश्चन आ गया हमारे पास, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्दर्न हाईलैंड्स, ठीक है। अच्छा इंपॉर्टेंस भी कहा जा सकता है और बेनिफिट्स भी कहा जा सकता है और सिग्निफिकेंस भी कहा जा सकता है, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ नॉर्दर्न हाईलैंड। अच्छा अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ बेटा, देखो जहां कहीं पे भी हम इंपॉर्टेंस की बात करें ना, तो वो हमारे पास 4 मार्क्स के लिए भी आता है लेकिन 6 मार्क्स के लिए भी आता है। आपको पता है किस तरीके से? अब जरा इधर देखो, आई थिंक 2018 में जून का जो पेपर था उसमें कैम्ब्रिज ने क्वेश्चन 1 का डी पार्ट पूछा था, मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन 1 का डी पार्ट पूछा था। और वो कुछ इस तरीके से था कि टू व्हाट एक्सटेंड टोपोग्राफी, नेचुरल टोपोग्राफी ऑफ नॉर्दर्न हाईलैंड्स
लिमिट द ह्यूमन एक्टिविटीज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखा, एज इट इज ये क्वेश्चन आया, बता कि वो पूछ रहे थे कि भाई किस हद तक, टू व्हाट एक्सटेंट, जो नेचुरल टोपोग्राफी है नॉर्दर्न हाईलैंड की, वो लिमिट करती है ह्यूमन एक्टिविटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। ये दोनों बातें पूछी थी। ठीक है, तो जब हम इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट बनाएंगे तो डेफिनेटली हम उसके फेवर में बात करेंगे कि भाई जो हमारे पास नेचुरल टोपोग्राफी है नॉर्दर्न माउंटेन की, वो बेनिफिट भी करती है, सिर्फ लिमिट नहीं करती। ठीक है, समझ गए? अभी मैं इस क्वेश्चन को डील नहीं कर रहा हूं, तो मैं इसको इतना डिटेल में बता नहीं रहा हूं, सिर्फ आइडिया देने के लिए मैंने आपको लिखवाया। ठीक है, चलो चल के देखते हैं भाई इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस में पहली चीज आती है बेटा सोर्स ऑफ रिवर। ठीक है, बिल्कुल, सोर्स ऑफ रिवर, वी आर हैविंग सो मेनी रिवर्स विच आर कमिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न साइड। वी हैव द, सबसे बड़ा तो इंडस रिवर, फिर वी हैव झेलम, वी हैव चिनाब, वी हैव रिवर सवात, वी हैव रिवर काबुल। ठीक है, दीज ऑल रिवर्स आर कमिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न साइड। ठीक है, नंबर टू बेटा, इट प्रोटेक्ट पाकिस्तान फ्रॉम कोल्ड साइबेरियन विंड। व्हाट इज साइबेरिया? साइबेरिया क्या है? अ वास्ट रीजन इन द रशिया। ठीक है, रशिया के अंदर एक वास्ट रीजन है साइबेरिया। ठीक है जी, वहां से आपके पास कोल्ड विंड्स आती हैं, क्योंकि ड्यूरिंग विंटर बेटा द विंड्स स्टार्ट ब्लोइंग, कहां से? साइबेरिया से। कहां पर? टुवर्ड द साउथ एशिया, पाकिस्तान की तरफ आती हैं। लेकिन बेटा हमारे जो बड़े बड़े माउंटेन हैं, इट एक्ट्स लाइक अ हर्डल, और वो उन विंड से हमें प्रोटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? तो भाई हमारे पास जब इतनी एक्सट्रीम फ्रीजिंग कोल्ड विंड्स एंटर नहीं होंगी तो हमारा इन्वायरमेंट भी क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा, टेम्परेचर स्टेबल रहेगा। अगर ये विंड्स हमारे पास एंटर हो जाए तो हमारा टेम्परेचर और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, विच विल क्रिएट टू मच प्रॉब्लम फॉर द पीपल। सही है, तो ये माउंटेन्स हमें भाई कोल्ड साइबेरियन विंड से भी प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। नंबर थ्री बेटा, मिनरल रिजर्व्स। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि मिनरल रिजर्व्स को ना लिखो तो बेहतर है, बिकॉज इंडीड देयर आर मिनरल रिजर्व बट वी कैन नॉट एक्सट्रैक्ट एवरी मिनरल, तो उसको लिखो नहीं तो बेहतर है। देन वी हैव HEP जनरेशन। ठीक है, HEP क्या होता है बेटा? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जो कि क्या है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी विच इज मेड बाय द हेल्प ऑफ व्हाट? हेल्प ऑफ रिवर। ठीक है, फिर हमारे पास आती है सीनिक ब्यूटी। सीनिक ब्यूटी में हमारे पास नारान, कागान, स्कर्दू, सवात, हुंजा, कश्मीर, बहुत सारे एरियाज आ गए, तो वहां पर टूरिस्ट आते हैं हमारे पास। ठीक है, फ्रूट फार्मिंग। अब आपको पता है नॉर्दर्न एरिया में वी आर हैविंग सो मेनी फार्म्स, जहां पर हमारी फ्रूट फार्मिंग होती है, एप्रिकॉट, लीची। ठीक है, ये सब ग्रो करते हैं बेटा और हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं। डन हो गया बेटा? अच्छा, बट सर हाउ कैन फ्रूट्स बी बेनिफिट ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन्स? डिडंट वी सेड एग्रीकल्चर और फ्रूट फार्मिंग कैन नॉट बी प्रैक्टिस? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। फातिमा का बहुत अच्छा सवाल है, मैं उसको एड्रेस करता हूँ, लेकिन उससे भी पहले मैं एक बात बताता हूँ कि बेटा ये जो अभी हमने इंपॉर्टेंस पढ़ी है, ठीक है, अब आप देखो कि इन इंपॉर्टेंस में हमने एक शॉर्ट शॉर्ट चीजें लिखी हैं, हमने इसको डेवलप नहीं किया। अब मुझे एक बात बताओ कि सोर्स ऑफ रिवर, ठीक है, इट्स जस्ट अ इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ रिवर है। अगर कोई बच्चा अपने आंसर में लिखता है कि नॉर्दर्न माउंटेन इज द सोर्स ऑफ रिवर, तो कैम्ब्रिज कहेगा ठीक है भाई, आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, बट हाउ दिस सोर्स ऑफ रिवर इज इंपॉर्टेंस, ये तो आपने बताया ही नहीं। अब मैं आपके सामने सोर्स ऑफ रिवर को इलेबरेट करके दिखाता हूं, जिसको हम कहते हैं डेवलप करके दिखाता हूं। ठीक है, मैं सब जब आपका आंसर करता हूं आलियान और फातिमा, बस एक चीज ये देखो कि हाउ आई एम गोइंग टू डेवलप माई पॉइंट। ठीक है, अब भाई मैं सोर्स ऑफ रिवर लिख के तो नहीं छोड़ सकता, क्योंकि सोर्स ऑफ रिवर तो अनडेवलप है, तो मैं कैसे ऐसे कह सकता हूँ बेटा, नॉर्दर्न माउंटेन इज अ source of rivers which can provide water to the commercial and domestic sectors in Pakistan। ठीक है, अब बात समझ आई बेटा? अब ये हुआ हमारा एक प्रॉपर डेवलप पॉइंट, और ये वाकई एक बेनिफिट है बेटा, वाटर सप्लाई हो रहा है, हमारी इंडस्ट्रीज में वाटर यूज होता है। ठीक है, और हमारे एग्रीकल्चर पे वाटर यूज हो सकता है।
अब आप चाहो तो आप इसको ऐसे भी कह सकते थे कि द वाटर सप्लाई इन द एग्रीकल्चरल एरियाज, ठीक है, कैन बी अ रीजन ऑफ, अच्छा अब मैं देखो इसको दूसरी तरीके से लिखता हूं, ठीक है। नॉर्दर्न माउंटेन्स आर अ सोर्स ऑफ dense river network which can be a source of irrigation on agricultural sectors and can increase more production, ठीक है, या हाई यील्डिंग, इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। तो बेटा ये चीज हमें सीखनी है कि हमें अपने आंसर को इलेबरेट कैसे करना है। अच्छा चलो एक और चीज देखते हैं, ठीक है, बस आइडिया लेने के लिए। अब एक बात बताओ कि यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा है कि फ्रूट फार्मिंग, चलो फ्रूट फ्रूट फार्मिंग पे आते हैं, बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन है। बेटा फातिमा, हम लोग बात कर रहे हैं मेजर क्रॉप के चैलेंज की। देखो बेटा, जब हम एग्रीकल्चर चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम मेजर एंड माइनर क्रॉप्स दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। Actually, the challenge we face related to the major crops, जैसे हमारा शुगर केन है, हमारा राइस है, कॉटन है, ठीक है, वीट है, ये मेजर क्रॉप्स है बेटा। तो इनके ग्रो करने के लिए तो बेटा वी रिक्वायर द हॉट टेम्परेचर, वी रिक्वायर एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर, तो फिर वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो हमारी माइनर क्रॉप्स होती हैं, जैसे आप कह लो हमारी जायद क्रॉप्स हो गई, जैसे कि बार्ले हो गया, मिलेट हो गया, जॉवर हो गया, फिर फ्रूट फार्मिंग आ गई, तो इनको इतना ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, खास तौर पे आपके एप्रिकॉट वगैरह की, ठीक है, इनको रिक्वायरमेंट नहीं है। ड्राई फ्रूट्स, बिल्कुल ड्राई फ्रूट्स, इनको रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो ये वहां पर ग्रो होते हैं इजीली, ठीक है। कभी आप जाओ नॉर्दर्न एरिया तो आपको लीची भी और चेरी भी बेटा वो मिलेगी जो हमें यहाँ पर नॉर्दर्न, हमें हमें जो है वो पंजाब और सिंध साइड पे नहीं मिलती, क्योंकि वो एक्सपोर्ट क्वालिटी होती है ना, तो वो डायरेक्ट एक्सपोर्ट होती है। तो अब देखो मैं इसको एलैबोरेट कैसे कर सकता हूँ, ठीक है, नाउ सी। अब मैं ऐसे कह सकता हूँ भाई कि चलो एक और पॉइंट बना रहे हैं हम अपना, इसके बाद जल्दी से आगे बढ़ेंगे, ठीक है भाई। हम कह सकते हैं कि फ्रूट फार्मिंग मेनली डन इन द northern areas of Pakistan, which exports which exported to international market to earn foreign exchange, which makes economy of Pakistan more strong, ठीक है। इस तरह से हमने बात बता दी बेटा। बस इतनी बात ध्यान में रखनी है कि इफ वी आर गोइंग टू राइट द बेनिफिट, तो वो बेनिफिट रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगर वो रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा बेटा तो फिर हमें मजा ही नहीं आएगा उसको पढ़ने में। क्या कहते हो, ऐसे ही है। अगर वो रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा तो फिर मजा क्या आएगा पढ़ने में यार, रिफ्लेक्ट होनी चाहिए वो चीज, ठीक है। और अगर हम चैलेंज की बात करें तो वो चैलेंज रिफ्लेक्ट होना चाहिए। मैं हमेशा एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, मैं कहता हूँ कि देखो कभी नॉवेल पढ़ो, मैं प्रेफर नहीं कर रहा, मैं एक बात बता रहा हूँ, जब भी कोई नॉवेल पढ़ रहा होता है या कोई आप स्टोरी पढ़ रहे होते हो तो स्टोरी में आपके सामने वीडियो नहीं चल रही होती, बल्कि आप उस स्टोरी के हर एक कैरेक्टर की अपनी माइंड में एक इमेजिनरी पिक्चर बना लेते हो, सीन आपके सामने माइंड में चल रहा होता है बिल्कुल ड्रामा की तरह। क्यों? क्योंकि उस राइटर ने इस तरह से लिखा होता है कि आप हर एक चीज को फील करते हो। अगर सैड चीज लिख रहा है तो आप सैडनेस फील कर रहे हो, खुशी वाली चीज लिख रहा है तो आप भी खुश हो रहे हो साथ। तो बेटा यही तो चीज आपने करनी है। इफ यू आर गोइंग टू राइट द बेनिफिट रिलेटेड टू एनीथिंग, तो वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए बेनिफिट, ठीक है। हाँ अब बात आती है कि सर ऑल दीज पॉइंट्स वी हैव टू एक्सप्लेन इन 4 मार्क क्वेश्चन। अब एक बात समझ लो बेटा, अब इस क्वेश्चन को ही देख लो, ठीक है, यू शुड डेवलप योर आंसर वाले की। अब एक चीज समझो बेटा, अब एक क्वेश्चन आ गया आपके पास जिसमें कह रहे हैं कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। और आगे कहता है यू शुड डेवलप योर आंसर, ठीक है। और ये 4 मार्क का क्वेश्चन है। अब आपको एग्जामिनर ने कोई क्वांटिटी नहीं बताई, यू हैव टू राइट 2, यू हैव टू राइट 4, यू हैव टू राइट 6, कुछ नहीं बताया। अब इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है? 1 मार्क इज फॉर आइडेंटिफिकेशन, ठीक है,
मतलब आपने कोई भी फैक्टर आइडेंटिफाई किया, उसको वन वर्ड के अंदर लिख दिया, उसका 1 मार्क होता है। लेकिन जब आपने उस फैक्टर को 1 वर्ड में लिखने के बजाय उसको डेवलप कर दिया, उसकी डेवलपमेंट कर दी, तो उस डेवलपमेंट का होता है 1 मार्क, दैट मेक्स यू 2 मार्क्स। ठीक है। और सेम काइंड आप दोबारा से करोगे दूसरे फैक्टर के लिए, तो फिर आपके बन जाएंगे 2 मार्क्स, दैट मेक्स यू 4 मार्क्स। ठीक है। अगर मैं अपने आंसर को अनडेवलप लिख के छोड़ दूंगा तो वो 1 मार्क्स का होगा, और वो 2 मार्क्स कब कन्वर्ट होगा 2 मार्क्स में, जब मैं उसको डेवलप करूंगा। ठीक है। सो वेन एवर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कम 4 मार्क्स से रिलेटेड, और आपका आगे यू शुड डेवलप योर आंसर लिखा हुआ होगा, तो आपने कोई भी दो फैक्टर्स को प्रॉपरली डेवलप करना है, तो आपको 4 मार्क्स मिल जाते हैं बेटा। लेकिन बेटा अगेन सेइंग, अगर आप डेवलप नहीं करते हो, सिर्फ अनडेवलप लिख के छोड़ते हो, तो एग्जामिनर सिर्फ आपको 1 मार्क ही अलॉट करेगा, वो डेवलपमेंट का मार्क्स नहीं देगा आपको। ठीक है भाई, छोटी सी बात है बेटा, टाइम टू टाइम समझ आ जाएगी। अब इसके बाद जल्दी से आगे बढ़ते हैं, लाइव स्टाइल को रहने दो, लाइव स्टाइल अभी तक पेपर में आया भी नहीं है। ड्रेनेज पैटर्न को अभी हम इग्नोर कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ड्रेनेज पैटर्न हमारे वाटर चैप्टर का भी पार्ट है, तो हम इसको वाटर चैप्टर में ही देखेंगे। ये बेसिकली रिवर से रिलेटेड है। अब जल्दी जल्दी से देखते हैं हम वेस्टर्न हाईलैंड्स के बारे में क्या क्या पढ़ सकते हैं। वेस्टर्न हाईलैंड्स में बेटा वी हैव ओनली मार्क्ड लोकेशन, एवरेज एल्टीट्यूड, वैली एंड पासेस। ठीक है। अच्छा, वेस्टर्न माउंटेन्स का रेशियो कम है पेपर में एज कम्पेयर टू नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, क्योंकि उनके बारे में हमारे पास कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बच्चों को 2 दफा एक क्वेश्चन पेपर में दे चुका हूं, और वो है इस तरीके का बेटा। ठीक है। अब हम एक और क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, ये मिटा देते हैं। चलो भाई, अपने पास लिखो जल्दी से एक और क्वेश्चन। कंट्रास्ट बिटवीन नॉर्थ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हाईलैंड्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है बेटा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंट्रास्ट एंड कंपेयर? कंट्रास्ट का मतलब होता है डिफरेंसेस ओनली। ठीक है। और कंपेयर का मतलब होता है डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटी, दोनों चीजें। ठीक है। डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटी, बट कंट्रास्ट मीन ओनली डिफरेंसेस, राइट? तो अब बेटा देखो इसके बीच में क्या डिफरेंस हो सकता है। अब हम आगे चल के पढ़ते हैं, तो फिर मैं आपको बताऊंगा। अब बेटा देखो, वेस्टर्न माउंटेन्स में लोकेशन क्या है? सफेदको रेंज, लोकेशन देख लो इसकी एग्जैक्ट, वेस्टर्न एरिया पे है। एवरेज एल्टीट्यूड 4712 मीटर है। वैली में बेटा वी हैव काबुल, कोहाट एंड पेशावर। पासेस में बेटा बेटा वी हैव कुर्रम पास विच कनेक्ट पाकिस्तान विद अफगानिस्तान। सिंपल सी इसकी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई। फिर आप देखो वजीरिस्तान हिल्स, अगेन वेरी सेम लोकेशन, क्योंकि वो इसके पैरेलल रेंज है साउथवर्ड, तो वजीरिस्तान की भी लोकेशन आ गई। और यहाँ पर लोकेशन क्या है बेटा? वेस्ट। एवरेज एल्टीट्यूड थोड़ा सा कम इससे, 3513 मीटर। वैली में है बन्नू एंड पेशावर। पास में है हमारे पास टोची विच कनेक्ट पाकिस्तान विद अफगानिस्तान, क्योंकि देखो वेस्ट पे ना बेटा, तो अफगानिस्तान तो हमारे वेस्ट पे, तो ये अफगानिस्तान से ही कनेक्ट कर रहे हैं हमें। इसके बाद वी हैव सुलेमान रेंज एंड कीरथर रेंज। अब ये थोड़ी सी ऐसी रेंजेस है बेटा, एक तो सुलेमान रेंज लाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ बलूचिस्तान एंड पंजाब। पंजाब और बलूचिस्तान की जो बॉर्डरिंग लाइन है, उसके ऊपर सुलेमान रेंज है हमारी, नॉर्थ वेस्ट ऑफ सिंध कह दिया हमने इसको। ठीक है। और एवरेज एल्टीट्यूड में 3383 मीटर्स। वैली में हमने लिख दिया जोब वैली एंड लोरलई वैली। ठीक है। और पास में हमने लिख दिया बेटा घाट पास, जो कि नियर द क्वेटा है, लिंकिंग द जोब एंड बियॉन्ड, इस एरिया को कनेक्ट करता है। ठीक है। देन बेटा वी हैव कीरथर रेंज, वेस्ट बॉर्डर ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान, एवरेज एल्टीट्यूड 2174 मीटर। ठीक है। और वैली में आप लिख दोगे बेटा कीरथर नेशनल पार्क वैली, और पास में आप लिख दोगे मूला पास, अ की रूट इन बलूचिस्तान हिली एरियाज। अच्छा देखो, इनको सिर्फ सिंपली रीड आउट करना है बेटा। सिंपली क्या करना है? रीड आउट करना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करना है बेटा। ये आराम से याद हो जाता है, इसके लिए बहुत पैनिक नहीं होना कि ये हमें याद नहीं हो रही, हमें वर्डिंग्स, हमें नंबर्स याद नहीं हो रहे, सर ने बताया था। बार बार इसको लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, हो जाएगा। लेकिन ये बहुत डेवलप्ड फैक्टर के तौर पे आपके पास नहीं आएंगे, डेवलप क्वेश्चन के तौर पे नहीं आएंगे।
अब आपको मैं एक बात बताता हूँ कि सुलेमान रेंज की लोकेशन पूछी गई थी, डिस्क्राइब द लोकेशंस, ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से होंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। कम टू द चैलेंजेस। अब हमारे पास चैलेंजेस आ जाते हैं बेटा। चैलेंजेस में वी हैव रिटन TCAIE, ई को हमने यहां से हटा दिया, TCAI वही एब्रीविएशन जो हम पहले फॉलो कर रहे थे, रिमेंबर, T फॉर टोपोग्राफिकल चैलेंजेस, फिर C फॉर क्लाइमेटिक चैलेंजेस, A फॉर एग्रीकल्चरल चैलेंजेस, I फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस। अब यहाँ की टोपोग्राफी होती है बेटा रगेड, बैडलैंड एंड ड्राई। यहाँ पर बहुत ड्राई कंडीशंस होती हैं, और जो यहाँ की वेजिटेशन है बेटा वो भी बहुत कम होती है। तो जरा आ जाओ, सबसे पहले तो हम इसका डिफरेंस लिख लेते हैं, ठीक है भाई, नॉर्दर्न और वेस्टर्न हाईलैंड का डिफरेंस। तो हाँ, यहाँ पर हम बना लेते हैं हमारा एक टेबल, जैसे हम हमेशा बनाते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न हाईलैंड्स, और यहाँ लिखेंगे वेस्टर्न हाईलैंड्स, ठीक है। इन दोनों के बीच में अब हम लिखने जा रहे हैं हमारा डिफरेंस बेटा। व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन दीज टू माउंटेन रेंजेस। तो बस इसको हम एक्सपैंड कर देते हैं। चलो भाई, तो हम जरा नॉर्थ ईस्टर्न के बारे में लिखेंगे, तो हम कहेंगे एल्टीट्यूड, इसकी हाइट क्या होती है बेटा, 3000 से लेके 6000 मीटर्स तक होती है। सबसे पहला डिफरेंस तो हाइट का आता है, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न हाईलैंड्स आर मोर इन एल्टीट्यूड, मोर इन हाइट एज कंपेयर टू वेस्टर्न हाईलैंड्स। तो पहला डिफरेंस तो हमारे पास हाइट का आएगा। ये क्या होती है बेटा, इनका जो एल्टीट्यूड होता है, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, एल्टीट्यूड होता है वो हमारे पास होता है 1000 से लेके 3000 तक, या फिर ऐसे कह देते हैं चलो अप्रोक्सीमेटली 2000 से लेके, या 1000 से लेके ये हो गया 3500 तक, ठीक है। ये हमारे पास एलिवेशन है। फिर इसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न हाईलैंड की बात करेंगे बेटा, तो हम कहेंगे वेजिटेशन या डेंस वेजिटेशन, ठीक है, ग्रीनरी काफी ज्यादा होती है। और यहां पर क्या होगा बेटा, ड्राई कंडीशन, स्पार्स वेजिटेशन, बहुत दूर दूर बेटा, स्कैटर्ड स्पार्स ड्राई बुशेस, ठीक है भाई। इस तरह से हम बस दो डिफरेंसेस लिख लेंगे। सो दीज आर द टू मेजर डिफरेंसेस बिटवीन नॉर्थ ईस्टर्न हाईलैंड्स एंड वेस्टर्न हाईलैंड्स बेटा। अच्छा जी, ठीक है, मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ बेटा आपकी क्वेरीज का, इंशाल्लाह बेफिक्र रहें। डन हो गया बच्चों, कैन वी मूव, आगे बढ़े। चलो भाई आ जाओ। अब बेटा हमने क्लाइमेट के बारे में देखा कि ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस विद लेस अमाउंट ऑफ रेनफॉल। अब आप सोचोगे कि सर ये क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न में ज्यादा रेनफॉल है, वेस्टर्न में कम रेनफॉल है बेटा। इंशाल्लाह ताला वी विल डिस्कस दिस इन द क्लाइमेट चैप्टर व्हेन आई विल एक्सप्लेन समर मॉनसून रेनफॉल एंड वेस्टर्न डिप्रेशन। तो आपको बिल्कुल अंदाजा हो जाएगा कि भाई नॉर्थ ईस्ट में बारिश ज्यादा क्यों है और वेस्ट में क्यों कम है, ठीक है। वो हम क्लाइमेट में पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर में क्या है बेटा, लिमिटेड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, मोस्टली रेयरिंग ऑफ शीप एंड गोट्स, ठीक है। गोट और शीप की जो लाइव स्टॉक फार्मिंग होती है बेटा वो होती है। या फिर हम कह सकते हैं कि वेस्टर्न एरिया में हमारी वीट की फार्मिंग या हमारी माइनर क्रॉप्स की फार्मिंग ज्यादा होती है, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर में बेटा वी हैव लेस डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एक्सेप्ट ऑफ अर्बन एरियाज लाइक पेशावर कोहाट। सिर्फ यहाँ पर जो है वो हमारे पास काफी बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन मोस्टली इन द वेस्टर्न एरिया बेटा वी हैव लेस डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि वो माउंटेनियस एरिया है बेटा, और वहां पर कंस्ट्रक्शन बहुत डिफिकल्ट होती है। तो ये हमने लिख दी भाई चैलेंजेस। अब हमारे पास आता है बेटा, आज की क्लास का हम लास्ट टॉपिक ही रखते हैं इसको, ठीक है। एंड दैट इज द पोटवार प्लेट्यू एंड बलूचिस्तान प्लेट्यू। अगेन बेटा इनके रिलेटेड भी हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोटवार प्लेट्यू एंड बलूचिस्तान प्लेट्यू। ये दोनों ही प्लेट्यूज हैं बेटा,
प्लेट्यू के बारे में हमने क्या पढ़ा था? अ रेज्ड एंड एलिवेटेड लैंड which is 1000 to 2000 meters in height, one side slope, other side sharp end. ठीक है, कुछ इस तरीके की लोकेशन, बल्कि लोकेशन क्या बेटा, मैं आपको पिक्चर ही दिखा देता हूँ कि हाउ इट लुक लाइक। चलो हम चल के पहले इनकी एक्चुअल पिक्चर्स देखते हैं कि पोटवार प्लेट्यू किस तरह से नजर आता है और फिर बलूचिस्तान प्लेट्यू किस तरीके से नजर आता है। ठीक है भाई, चलो अ, बलूचिस्तान की ये तो हमारे पास आ गई पिक्चर। ठीक है जी, अब आप देखो कि दिस इज हाउ द बलूचिस्तान प्लेट्यू लुक लाइक बेटा। ठीक है जी, इस तरह से हमारा बलूचिस्तान प्लेट्यू नजर आता है। ठीक हो गया। पोटवार प्लेट्यू की भी पिक्चर दिखाते हैं। पोटवार प्लेट्यू की पिक्चर को इंपोर्ट कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ पड़ी हुई है पोटवार प्लेट्यू की पिक्चर। ये रही। ठीक है जी, some part of Potwar plateau look like this and this is how the Balochistan plateau look like. बिल्कुल ड्राई वेजिटेटिव, लेस वेजिटेटिव एरियाज। ठीक है, ये दोनों के पिक्चर हमारे पास आ गए एंड दिस इज हाउ एक्चुअली द प्लेट्यू लुक लाइक। अब आप फर्क कर सकते हो कि माउंटेन में और प्लेट्यू में कितना डिफरेंस है बेटा। माउंटेन एक प्रॉपर शेप होती है उसकी, दोनों तरफ स्लोप्स होती हैं बेटा, शार्प पीक होती है। यहाँ पर तो आपको बिल्कुल ही कोई स्पेसिफिक शेप नजर ही नहीं आ रही है बेटा। ठीक है, सो दिस इज हाउ द प्लेट्यू लुक लाइक, राइट। अब चलो हम इनके बीच का डिफरेंस लिख लेते हैं। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू राइट द डिफरेंसेस बिटवीन द पोटवार प्लेट्यू एंड बलूचिस्तान प्लेट्यू। अब हम सेम ही अपना टेबल उठाएंगे। ठीक है, आ जाओ, वर्ड डॉक्यूमेंट पे जा रहे हैं हम, और इनके बीच में हम जितनी भी इंफॉर्मेशन हम गैदर कर सकते हैं वो लिख लेते हैं। ठीक है भाई, ताकि कोई आपको प्रॉब्लम ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। तो हम सेम फॉर्मेट लेके चलेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे भाई हमारा पोटवार प्लेट्यू एंड हियर वी आर राइटिंग बलूचिस्तान प्लेट्यू। ठीक है, अब नाउ सी के इसके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हम लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका एरिया कम करते हैं, बहुत ज्यादा हो गया, और हम इसके नीचे और भी ज्यादा अटैच कर देते हैं। ठीक है भाई, चलो अब हम लिखते जाएंगे भाई कि इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम हाइट की बात करते हैं। ठीक है, द फर्स्ट थिंग वी टॉक अबाउट द हाइट। एक काम करते हैं, फैक्टर्स को हम साइड पे लिख लेते हैं। नाउ इट इज फाइन। ठीक है, यहां पर हमने लिख दिया हाइट। फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट विद रिस्पेक्ट टू हाइट। तो बेटा इसकी हाइट होती है 300 से लेके 600 मीटर्स तक। ठीक है भाई, 300 से लेके 600 मीटर्स तक। द पोटवार प्लेट्यू इज हैविंग हाइट फ्रॉम 300 टू 600 मीटर्स, जबकि हमारे पास बलूचिस्तान प्लेट्यूज हाइट है 600 टू 3000 मीटर्स। चलो भाई, इसकी हाइट ज्यादा है, 300 से लेके 600 से लेके 3000 मीटर्स। ठीक है, means the height of Balochistan plateau is more than the Potwar plateau. Now we talk about population. ठीक है, कि कहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है और कहां पर पॉपुलेशन कम है। सो एज फार एज द पॉपुलेशन इज कंसर्न, पोटवार प्लेट्यू इज डेंसली पॉपुलेटेड। ठीक है, पोटवार प्लेट्यू इज डेंसली पॉपुलेटेड। डेंसली पॉपुलेटेड का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा पॉपुलेशन। क्यों, ऐसा क्यों है बेटा? चलो बलूचिस्तान प्लेट्यू में तो आपको पता है कि बलूचिस्तान को तो एक आप प्रोविंस के तौर पे जानते हो, वो एक बलूचिस्तान प्रोविंस है और वहां पर ऑलरेडी पॉपुलेशन बहुत कम है। लेकिन कैन यू टेल मी के पोटवार प्लेट्यू, जो हमारा प्लेट्यू है, इसके ऊपर कौन कौन सी सिटीज आती हैं? जबरदस्त बेटा, अब्दुल वासे, इस्लामाबाद। ठीक है, इस्लामाबाद इज ऑन द पोटवार प्लेट्यू। क्या सिर्फ इस्लामाबाद है बेटा? नो, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेहलम, these are the major cities which lies on the पोटवार प्लेट्यू। कौन कौन सी? रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटक, चकवाल, जेहलम। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि these cities are having dense population, यहाँ पर काफी ज्यादा पॉपुलेशन है।
बट इफ वी कंपेयर इट विद द बलूचिस्तान, तो बलूचिस्तान में तो बेटा बहुत ही लीस्ट पॉपुलेशन है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी से कि पोटवार प्लेट्यू में हमारे पास डेंस पॉपुलेशन है। और बलूचिस्तान के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे बेटा? स्पार्सली पॉपुलेटेड, ठीक है, स्पार्सली पॉपुलेटेड। अब आप बोलोगे सर ये स्पार्सली का मतलब क्या होता है? बेटा स्पार्सली का मतलब होता है बहुत दूर दूर रह रहे लोग, ठीक है। जैसे हमारे पंजाब में, कराची में, सिंध में, और अपना लाहौर में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में कैसे होते हैं ना घर बिल्कुल करीब करीब में बेटा, बहुत सारे लोग रह रहे हैं, एक गली है, दूसरी गली है, तीसरी गली है बेटा। लेकिन बलूचिस्तान में ऐसे नहीं रहते, एक छोटा सा गांव होता है, फिर आगे चल के कितने किलोमीटर्स बाद फिर एक गांव आता है, फिर कितने किलोमीटर्स बाद एक गांव आता है। सो दिस इज कॉल्ड स्पार्स पॉपुलेशन या स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया। डन हो गया भाई? चलो, इसके बाद हम किसकी बात कर सकते हैं? एनी आइडिया? अब देखो हम एक और काम करते हैं कि हमने दो चीजों को तो लिख लिया। अच्छा एक मिनट, मैं आप लोगों के ना मैसेजेस भी पढ़ता जा रहा हूँ। एक मिनट। अब्दुल वासे पूछ रहे हैं कि सर वेयर इज एबटाबाद लोकेटेड? एबटाबाद, बेटा एबटाबाद पोटवार पे तो नहीं लाई करता। मैं इसकी लोकेशन भी आपको दिखा देता हूँ थोड़ी देर में कि एबटाबाद वेयर इट लाइज एक्चुअली। ठीक है भाई। तो अब हमने पॉपुलेशन की बात कर ली बेटा। अब पॉपुलेशन के बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे इकोनॉमिक पोटेंशियल की। ठीक है, कि भाई इकोनॉमिक पोटेंशियल क्या है? इकोनॉमिक पोटेंशियल, सर इसका क्या मतलब होता है इकोनॉमिक पोटेंशियल का? बेटा इकोनॉमिक पोटेंशियल का मतलब हाउ दैट एरिया कैन अर्न एंड व्हाट कैपेबिलिटीज दैट एरिया इज हैविंग टू अर्न। वो एरिया किस किस तरह से पैसे कमा सकता है, ठीक है, क्या क्या उसके पास पोटेंशियल है अर्निंग का। तो बेटा पोटवार से रिलेटेड हम क्या कह सकते हैं? पोटवार प्लेटेस, पोटवार से रिलेटेड हम ऑयल एंड गैस रिजर्व्स की बात कर सकते हैं, ठीक है। ऑयल एंड गैस रिजर्व्स हमारे पास हैं। इसके बाद बेटा इट इज अ बारानी एरिया, ठीक है। बारानी एरिया का मतलब क्या है? एरिया विच डिपेंड ऑन ओनली रेनफॉल, ठीक है, फॉर वाटर। तो यहां पर कौन कौन से बीट हमारा ग्रो होता है, ठीक है। तो मतलब यहां पर हमारे पास बारानी रेनफेड फार्मिंग भी होती है, एंड दिस एरिया इज हैविंग ऑयल एंड गैस रिजर्व्स। तो मतलब अच्छा खासा इसका इकोनॉमिक पोटेंशियल है। लेकिन बलूचिस्तान का भी कोई कम इकोनॉमिक पोटेंशियल नहीं है। हाँ सॉल्ट माइंस, जबरदस्त सॉल्ट माइंस की बात कर सकते हैं, प्लस सॉल्ट माइंस। चलो भाई और चीज हमें ऐड कर दी। लेकिन बेटा बलूचिस्तान से रिलेटेड क्या हमारे पास कुछ भी नहीं है? ऐसा कैसे पॉसिबल है बेटा? देखो बलूचिस्तान में एक तो सबसे पहली बात है कि बलूचिस्तान इज अ मिनरल रिच प्रोविंस, ठीक है। हम क्या लिखेंगे? मिनरल रिच प्रोविंस। अब मिनरल रिच प्रोविंस कह दिया तो बेटा उसमें आपका ऑयल भी आ गया, उसमें आपका गैस भी आ गया, उसमें आपका कोल भी आ गया, उसमें आपका लाइमस्टोन भी आ गया, उसमें आपका जिप्सम भी आ गया, सब कुछ ही आ गया, ठीक है। लेकिन बेटा एक और चीज समझो। अब मैं बच्चों को ना कभी कभार एक क्वेश्चन देता हूँ कि भाई एक्सप्लेन द या डिस्क्राइब द इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ बलूचिस्तान। तो वो बेचारे क्या करते हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही मिनरल होता है बलूचिस्तान के बारे में, तो वो हर मिनरल के बारे में अलग पॉइंट बनाते हैं। बलूचिस्तान इज हैविंग रिच रिच रिजर्व्स ऑफ द कोल, चलो भाई ठीक है। ऑल्सो इट इज हैविंग द लाइमस्टोन, चलो भाई ठीक है। ऑल्सो इट इज हैविंग द जिप्सम। अब वो समझ रहे थे कि ये अलग अलग पॉइंट्स हैं। हालांकि अगर वो ऐसे 10 पॉइंट्स भी लिखें तो इट विल कंसिडर ओनली वन, क्योंकि वो मिनरल की बात कर रहे हैं। देखो बेटा बलूचिस्तान में सिर्फ मिनरल्स नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि बलूचिस्तान में क्या क्या है। बलूचिस्तान में आप मिनरल के साथ साथ आप लाइव स्टॉक फार्मिंग को भी तो डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। लाइव स्टॉक फार्मिंग मतलब एनिमल रेयरिंग। आपके पास गोट, शीप, इसकी रेयरिंग होती है बेटा, ठीक है। इससे आपको मिलती हैं बेटा डेयरी प्रोडक्ट, साथ ही साथ आपको मिलते हैं हाइट्स, जिसको आप लेदर इंडस्ट्री में यूज करते हो, वूल मिलता है आपको, ठीक है। नंबर टू बेटा, वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट फिशिंग। अब देखो फिशिंग को बच्चा इग्नोर करता है बेटा। बलूचिस्तान इज हैविंग लॉन्ग कोस्टल एरिया, ठीक है, तो वहां फिशिंग प्रैक्टिस हो सकती है, ये भी तो इसका पोटेंशियल है। तीसरी चीज बेटा हम बात कर सकते हैं फ्रूट फार्मिंग की। इट कैन ऑल्सो बी प्रैक्टिस इन द बलूचिस्तान एरिया, फ्रूट फार्मिंग, ठीक है। मेजर क्रॉप की बात नहीं कर रहे, फ्रूट फार्मिंग की बात कर रहे हैं। फ्रूट फार्मिंग हो सकती है बेटा। इसके अलावा हम टूरिज्म की बात कर सकते हैं,
جو آپ کا کوئٹہ سائڈ پہ ہوتی ہے، پھر آپ کا جو ہے سون میانی بیچ کے اوپر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو کوسٹل ایریاز ہیں بیٹا، اور بڑے بیوٹیفل ہمارے پاس ایریاز بھی ہیں بیٹا. بلوچستان کے اندر دیر آر مینی ہڈن بیوٹی ایریاز. پتہ ہے آپ کو اتنے خوبصورت ایریاز بھی ہیں بیٹا بلوچستان کے اندر کہ جو اگر ہم کسی بچے کو دکھائیں اور یہ بتائیں نہیں بیٹا کہ یہ پاکستان کی پکچر ہے، وہ بولے ڈیفینیٹلی سر یہ آپ کسی مالدیو کی پکچر دکھا رہے ہیں یا پھر کسی اور جگہ کسی باہر فورن کنٹری کی پکچر دکھا رہے ہیں. لیکن ایکچوئل پرابلم از دیٹ بیٹا کہ ڈیو ٹو سیکیورٹی کنسرنس بلوچستان کو اتنا زیادہ یوز کیا ہی نہیں جا رہا اس کے پوٹینشیل کو، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ بیٹا گورنمنٹ کی انویسٹمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہم بلوچستان کو ڈیولپ بھی نہیں کر سکتے. اب یہ لانگ ڈیبیٹ ہے بیٹا کہ اب یہ لانگ ڈیبیٹ ہے کہ بلوچستان کو ڈیولپ کیوں نہیں کرتی گورنمنٹ یا کیوں نہیں کر پاتی، ہے نا بھائی. یہ ایک لانگ ڈیبیٹ ہے. اب جیسے انہوں نے ایک اور غنی نے ایک اور بات بتا دی بیٹا، تو یہ تھوڑے سے خطرناک معاملات ہیں، ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے. چلو بھائی آگے بڑھتے. اکنامک پوٹینشیل کی ہم نے بات کر دی بیٹا یہاں پر، اور اب ہم چیلنجز کی بھی بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. چیلنجز میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں بیٹا؟ سوائل ایروژن، ٹھیک ہے. چلو بھائی چیلنجز لکھ لیتے ہیں. چیلنجز ہم یہاں پر کیا فیس کریں گے بیٹا؟ سوائل ایروژن کی چیلنج فیس کر لیں گے، یا زیادہ سے زیادہ ہو گیا تو بیٹا واٹر شارٹیج کی، کیونکہ دس ایریا اونلی ریلائز اوور دا رین فال، یہاں اریگیشن پریکٹس نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. تو یہ چیلنج کی بات کر سکتے ہیں. بٹ وین اٹ کمس ٹو بلوچستان بیٹا، تو بلوچستان میں تو بہت سارے چیلنجز ہیں. لائک سب سے پہلے ہارش کلائمیٹ کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لیس رین فال کی بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر انڈیولپڈ انفراسٹرکچر کی بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر سیکیورٹی ایشوز کی بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. سو مینی چیلنجز بیٹا ان بلوچستان، رائٹ. تو آپ نے دیکھا کہ ہاں ارتھ کویک، ٹرائبل اپوزیشن، یہ بہت اچھی بات ہے. ٹرائبل اپوزیشن وی کین ٹاک اباؤٹ ٹرائبل اپوزیشن، ٹھیک ہے بھائی. تو یہ ہم نے لکھ دیے بھائی یہاں پر ڈفرینسز. تو اب آپ سمجھ گئے بیٹا کہ اب آپ پوچھو کہ سر آپ نے یہ ساری چیزیں کیوں لکھوائیں؟ یہ اس وجہ سے لکھوائیں بیٹا کہ اب ذرا دیکھو آپ کے پاس اس طرح سے کویشچن بھی آ سکتا ہے کہ ڈسکرائب دا اکنامک پوٹینشیل آف پوٹوار پلیٹیو، ٹھیک ہے. سیم لائک دا کویشچن کین بی آسکڈ ریلیٹڈ ٹو دا بلوچستان پلیٹیو، ٹھیک ہے. سیم اس طرح سے بھی کویشچن پوچھا جا سکتا ہے. اکنامک پوٹینشیل آف بلوچستان پلیٹیو، ٹھیک ہے، اس کا بھی کویشچن آ گیا آپ کے پاس. چیلنجز سے ریلیٹ بھی پوچھا جا سکتا ہے. سو دیز آر دا میکسیمم تھنگس بیٹا دا ایگزامنر کین آسک یو ریلیٹڈ ٹو دیز ٹاپکس بیٹا. تو مجھے بتاؤ کہ یہاں تک کی چیزیں کلیئر ہو گئیں بیٹا؟ کوئی پرابلم کی بات تو نہیں ہے؟ از اٹ کلیئر؟ تو یہاں پر ہمارا اس کا سیکنڈ پارٹ ہو گیا کمپلیٹ. نوٹ ڈاؤن کر لو.